राजपूत फिजिक्स। आज हम 12th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये है पार्श्व विस्थापन क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो, दो समांतर फलकों वाली, जैसे आयताकार गुटका होता है, ठीक है, दो समांतर फलकों वाली से अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरण अपवर्तित होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर हो जाते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर होने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ विस्थापन आ जाता है। देखिए यहाँ पर आपतित किरण निर्गत किरण विचलित नहीं होता है, विस्थापित होता है। तो इसी विस्थापन को कहेंगे पार्श्विक विस्थापन या लेटरल शिफ्ट। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये एक आयताकार लूप है, ए बी सी डी। ये आयताकार गुटका है जो पारदर्शी के माध्यम है, अलग माध्यम है। एक माध्यम ये है और ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकाश किरण आपतित होता है, जैसे हम यहाँ पर दे लें, ये प्रकाश किरण यहाँ से आपतित हो रही है। तो आपतन के फलस्वरूप जब एक किरण यहाँ पर अंदर प्रवेश करेगा तो ये इसी दिशा पर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपतन कोण आई। लेकिन जब यहां से शिफ्ट होगा तो ये किरणें अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि विरल है और ये सघन है, तो अभिलंब की ओर ये झुक जाएगा यहां से। तो यहां से किरण का विचलन हो गया, यानी ये अभिलंब की ओर झुक गया, दैट इज आर। ओके, ये किरण आपतित हो रहा है, यहाँ पे झुक गया। अब इसी में अगर एक अभिलंब बना दिया जाए इस प्रकार से, तो ये किरण जो आपतित किरण था उसके ये समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये निर्गत किरण हुआ। तो आपतित किरण और निर्गत किरण इन दोनों के बीच में विचलन हो जाता है, दोनों समांतर किरणों के बीच में विचलन हो जाता है। इसी विचलन को कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। तो परिभाषा तो समझ में आ गया होगा, चित्र भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इनके लिए व्यंजक हम निकालते हैं। तो व्यंजक निकालेंगे तो ये वाले एंगल को मैं 1 दे दूं, एंगल 1। तो यहां से सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। चलिए, ये m डैश एक अभिलंब है, ये n डैश ये दूसरा अभिलंब है जो एक फलक AB और CD पर है। ये आपतित किरण है P, Q आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है, ठीक है। तो आपतित किरण और इसके बीच में, और इसको हम कह देते हैं ये किरणों को हम इस दिशा पर इस पर एक अभिलंब खींचते हैं। यहाँ पर यहाँ से अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब खींचने से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, वही डिस्टेंस को हम विस्थापन कहेंगे और उसी विस्थापन को निकालना है। चलिए मान लेते हैं विस्थापन D है, A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो है T, मतलब ये फलक की जो मोटाई है वो T है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखो, एंगल PQM इक्वल टू एंगल M डैश Q, और इसको कुछ भी नाम दे दो। चलिए यहां पर L बराबर I। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो यहाँ का एंगल का वैल्यू है I, यहाँ का कितना है, ये वाला एंगल को अगर हम देखें तो दोनों एंगल का सम है, यानी एंगल R प्लस एंगल 1, दैट इज I। सो एंगल 1 इक्वल टू मिलेगा I माइनस R, इक्वेशन फर्स्ट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया, तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं ये वाली त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, QRL में। चलिए इसको मैं सीधा बना देता हूं, ये इस प्रकार से। देखिए L पर 90 डिग्री है, ये L है, ठीक है। ये एंगल 1 और ये एंगल 1 यानी Q पर एंगल 1 है और दैट इज R है, ओके। यहां से देखो एंगल 1, तो साइन 1 इक्वल टू साइन 1 यानी ये वाला एंगल इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा RL
बटे कर्ण होगा ओ आर। अब अपने को आर एल की वैल्यू ही तो निकालना है, ठीक। आर एल को हम क्या कहे हैं, डी क्यू आर ओ आर सॉरी। सो डी इक्वल टू होगा ओ आर साइन 1, और साइन 1 की वैल्यू क्या है, आई माइनस आर। सो डी इक्वल टू ओ आर साइन आई माइनस आर। तो ये क्लियर हो गया होगा। सो आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। क्लियर हो गया। अब ये दोनों हो गया। अब आपने को ओ आर की वैल्यू बस निकालना है। ओ आर की वैल्यू, ओ आर सॉरी क्यू आर की वैल्यू निकालना है, क्यू आर की वैल्यू निकालना है। तो क्यू आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इस अभिलंब को हम आगे बढ़ा दें तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। चलिए एम डैश को मैं यहां तक ले लेता हूं, ओके। तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज कौन सा, क्यू एम डैश और आर। समकोण त्रिभुज क्यू एम डैश आर, ये वाला को भी अगर हम इस प्रकार से बनाएं तो यहां पर क्यू आएगा, यहां एम डैश आएगा और यहां पे आर आएगा, क्योंकि एम डैश पर 90 अंश है और ये वाला एंगल आर है, ओके। तो यहां से हम क्यू आर की वैल्यू निकालना है, तो क्यू आर यानी इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू अपने को ज्ञात है। यहां से यहां तक की वैल्यू है टी, ये वाला वैल्यू जो है वो टी है। तो यहां से लिख सकते हो cos r इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी क्यू एम डैश बटे क्यू आर, ठीक है। तो इसको cos r इक्वल टू क्यू एम डैश यानी टी है, इसकी मोटाई टी है, और क्यू आर। सो क्यू आर इक्वल टू होगा टी अपॉन cos r। cos r ऊपर जाके sec हो जाएगा, sec r इंटू टी, ओके। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो डी की वैल्यू फाइनल निकल जाता है। डी इक्वल टू होगा टी इंटू सेक आर साइन आई माइनस आर। तो ये है पारविस विस्थापन हेतु व्यंजक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए तथा क्रांतिक कोण और सघन माध्यम में अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, ये है सघन और ये है विरल, ये मान लेते हैं दो माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो जनरली हम देखे हैं जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, है ना। ये आपतन कोण है, ये आई और ये है आर। तो जब सघन से विरल जाता है तो आई का मान हमेशा आर से छोटा होता है, यानी इसका मान दूर हटेगा। अब जैसे आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो आर का मान बढ़ते जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब आई का मान IC हो जाता है तो R का मान 90 डिग्री हो जाती है, R इक्वल टू 90। इसको कहते हैं IC को क्रांतिक कोण। क्लियर है। जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है उसका मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, अर्थात वो विरल माध्यम में ना रह के सघन माध्यम के सतह पर चलती है। तो उस स्थिति के कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। अब देखिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, चलिए मान लेते हैं ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर इसको भेजा जाए, IC से अधिक कोण पर इसको भेजा जाए, तब क्या होगा। अब चूंकि ये तो 90 डिग्री हो चुका था, अब 90 डिग्री से आगे क्या होगा, तो आगे ये फिर इसी सतह पर वापस आ जाता है, यानी सघन माध्यम में ही वापस आ जाता है। तो इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। आई थिंक ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब चलिए व्यंजक
देखते हैं इसके व्यंजक निकालते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा, तो चलिए व्यंजक निकालेंगे। तो व्यंजक किस प्रकार से होगा उसको देखते हैं। तो इसी फिनोमेना से हम व्यंजक निकालेंगे। तो स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से देखिए अपवर्तनांक जो होता है वो विरल से सघन माध्यम में निकाला जाता है। तो विरल में साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है। तो चूंकि विरल से सघन में यहाँ पे निकाला जाता है, तो ये आपका मिला है ग्लास म्यू एयर। तो साइन, ये ग्लास से एयर पे गया है। चलो पहला माध्यम विरल माध्यम है एयर और सघन माध्यम है ग्लास, तो ग्लास टू एयर जा रहा है, तो साइन आई अपॉन साइन आर होगा। लेकिन जब आई की वैल्यू IC हो जाता है तो आर की वैल्यू 90 होता है। ठीक है, अभी देखें जब क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान बढ़ते बढ़ते क्रांतिक कोण में आता है तो अपवर्तन कोण का मान R हो जाता है, 90 हो जाता है। तो यही चीज अगर हम दिखाएं एयर ग्लास एयर ग्लास टू एयर, तो ये साइन IC बटे साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो ग्लास एयर इस प्रकार से निकाले तो ये साइन IC होगा। ओके, अब इसी को हम व्युत्क्रम का नियम लगाएं, एयर म्यू ग्लास अगर हम निकाले तो 1 बाय ग्लास म्यू एयर होता है, अर्थात इसकी वैल्यू देखें तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 बाय साइन IC होगा। सो एयर म्यू ग्लास इक्वल टू साइन का ऊपर ले जाए तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक IC। तो ये है इनके बीच में संबंध। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा दीजिए। तो अपवर्तन होता क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक संगामी माध्यम से दूसरे संगामी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो अभिलंब से दूर हटेगा, और यदि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब उसका जो रेखा है वो उसी दिशा में नहीं रहेगा। जैसे मान लो ये प्रकाश किरण यहाँ पे आ रहा है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। अब मान लो ये सघन है और ये विरल है, तो क्या होगा, ये अभिलंब से, विरल है तो अभिलंब से दूर हटेगा इस प्रकार से, यानी आना था उसको यहाँ पे लेकिन जा रहा है इस दिशा पर, अपने मार्ग से विचलित हो गया। इस घटना को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा, अगर ये विरल है और ये सघन है, उल्टा देखें, ये आपतित किरण है तो इसी दिशा में जाएगी, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी। ठीक है, इस घटना को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही सिंपल था, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो दो माध्यमों को पृथक करने वाली किसी गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचिए। तो किरण आरेख देखेंगे तो गोलीय पृष्ठ लिया है तो हम उत्तल पृष्ठ को ले लेते हैं। जैसे APB जो है एक उत्तल पृष्ठ है। अब उत्तल पृष्ठ में एक प्रकाशीय अक्ष है, इस प्रकाशीय अक्ष में बिंदु O पर एक बिंदु आकार की वस्तु ले लेते हैं। जो इससे दो किरणें जाएगी, एक किरण यहां से गया, M पर पहुंचने के बाद ये अभिलंब है, ये इसको हम N कह दें, NC एक अभिलंब है जिसको बिंदु M पर मिलती है, और मिलने के बाद ये अपवर्तन के फलस्वरूप, चूंकि ये विरल माध्यम है ये सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी और जाकर यहाँ I पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा। चूंकि इसमें एक ही किरण गया है, एक किरण जो है यहां से जाएगा सीधा, और सीधा जाकर बिना विचलन के I पर जाकर मिलेगी और वहां पे प्रतिबिंब बनाएगी। तो ये है हमारा यहाँ का आंसर। ओके, अब चलिए यहाँ पर ये व्यंजक हम देखते हैं। तो व्यंजक निकालने के लिए अपने को कुछ नियम, स्नेल के नियम का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। तो स्नेल के नियम से क्या है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है अपवर्तनांक बराबर साइन I अपॉन साइन R, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो चूंकि ये गोलीय पृष्ठ बहुत ही उत्तल है तो इसको लगभग हम I अपॉन R लिख सकते हैं, यानी साइन I और R लगभग I के बराबर हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू आपको मिला I अपॉन R।
लेकिन यहाँ पर दो निरपेक्ष माध्यम रखा गया है। ये पहला माध्यम N1 है और ये दूसरा माध्यम N2 है। प्रकाश N1 माध्यम से N2 माध्यम में जा रहा है। N1 इसकी अपवर्तनांक है, N2 उस गोलीय पृष्ठ का माध्यम का अपवर्तनांक है। तो इसलिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा, N2 अपान N1। ये निरपेक्ष था, ये सापेक्ष हो गया, यानी म्यू 1 से 2 पर अपवर्तनांक आपको ये मिलेगा। तो यहां पर म्यू की जगह हम रख सकते हैं N2 अपान N1। सो I अपान R इक्वल टू N2 अपान N1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपको मिलेगा I इंटू N1 इक्वल टू R इंटू N2। इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां से त्रिभुज, दो त्रिभुज का उपयोग करेंगे। ये वाले त्रिभुज OMC में, अगर हम OMC की बात करें तो ये त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है। वहां से हटके अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देगा, ये O है, ये M है और यहाँ पे C है, OMC। ओके, OMC। तो इस समय देखिए यहाँ का एंगल I है, इस कोण को हमने अल्फा कहा और इस कोण को थीटा कहा है। देखिए ये थीटा कोण अल्फा और ये I है। इनमें संबंध अगर देखें बहिष्कोण प्रमेय से तो I इक्वल टू होगा अल्फा प्लस थीटा, I इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। उसी प्रकार त्रिभुज इसका उपयोग कर लेती है, छोटा त्रिभुज का CMI में, CMI ये वाला त्रिभुज का यूज कर लेते हैं। अब इसको भी देख लीजिए, इस प्रकार से बना हुआ है ये त्रिभुज, ऐसे ये ऐसा बना हुआ है। ये C है, ये M है और ये I है। यहां पर है थीटा, यहां पर है R और यहां पर है बीटा। ये अपवर्तन कोण थीटा और ये बीटा। तो इसमें भी संबंध है कि बहिष्कोण प्रमेय लगाएं तो बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। सो थीटा इक्वल टू होगा R प्लस बीटा। सो R इक्वल टू क्या होगा, थीटा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, I की वैल्यू है अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पे रखें तो अल्फा प्लस थीटा इंटू N1, सॉरी अल्फा प्लस थीटा इंटू N1 और R की वैल्यू है थीटा माइनस बीटा इंटू N2, थीटा माइनस बीटा इंटू N2। ओके, अब चलिए ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, 3 दे देते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से थीटा कोण के लिए, थीटा कोण है, थीटा कोण के लिए चाप ये होगा और ये इसकी त्रिज्या होगा। कोण है MP और त्रिज्या है PC। उसी प्रकार बीटा अल्फा कोण के लिए अगर हम देखें, अल्फा के लिए भी चाप MP होगा और त्रिज्या होगा OP। फिर बीटा कोण के लिए देखें तो चाप है MP और त्रिज्या है PC, PI, MP और PI। ओके, तो ये तीनों चीज यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई करते हैं। तो अल्फा, अल्फा मींस है MP अपॉन PO या OP, थीटा MP अपॉन PC इंटू N1। यहां पर थीटा की वैल्यू है MP अपॉन PC माइनस MP अपॉन PI इंटू N2। ओके, चलिए अब यहां सभी MP जो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखो OP 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC N1 इक्वल टू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI इंटू N2। यहां पर देखो PO जो है, PO जो है ध्रुव से वस्तु की दूरी है।
अब चूंकि ये लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस यू होगा। पी आई ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो राइट हैंड साइड में है इसलिए v, और पी सी ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी, तो ये भी राइट हैंड साइड में है तो प्लस आर होगा। इन सबको यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन पीओ यानी माइनस यू प्लस 1 अपॉन पीसी मतलब है आर एन 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी एन 2 हो गया। अब इसको इंटरचेंज करके सॉल्व बस करना है, बाकी आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 बाई आर इक्वल टू n2 बाई आर माइनस n2 बाई वी। तो अब इसको यहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं, r वाले ट्रांसफर उधर कर लेते हैं। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा n2 बाई वी, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस ये वाला n1 बाय u इक्वल टू इसको उधर ट्रांसफर कर दें माइनस हो जाएगा n2 अपॉन r माइनस n1 बाय r। ठीक है, तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू ये r कॉमन हो जाएगा n2 माइनस n1। तो ये है अभिष्ट व्यंजक। ओके, इसके साथ कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एसी जनरेटर का नामांकित चित्र बनाना है और इसमें कुंडली में घूर्णन के प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्धारण करना है। तो ये एक डायग्राम है एसी जनरेटर का, जिसमें से ये इसका मुख्य भाग है NS एक नाल चुंबक है, इसको वक्री बनाया गया है। ABCD ये वाला ये एक आर्मेचर है, आयताकार आर्मेचर होता है जो नर्म लोहे के टुकड़े क्रोड पर, नर्म लोहे का क्रोड होता है उसके ऊपर में लपेटकर बनाया जाता है। इसमें दो सर्पी वाला है S1 और S2। S1 और S2 सर्पी वाला है जो आर्मेचर से जो तार आती है उसके दोनों हिस्से, एक सिरे और दूसरा सिरे, पहले सिरे से S1 जुड़ा होता है तो दूसरे सिरे से S2 यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद इस आर्मेचर को घुमाने के लिए, यानी इस आयताकार लूप को घुमाने के लिए यहाँ पे सिस्टम लगा होता है। जब उसको घुमाया जाता है तो घुमाया जाता है जो ये कार्बन ब्रश उसके साथ लगा हुआ रिंग भी उनके साथ घूमता है, जो कार्बन ब्रश B1 और B2 दोनों को क्या करता है, स्पर्श करता है, जिसके कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें प्राप्त होता है, जिसको हम बाह्य परिपथ, ये बाह्य परिपथ R से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है नामांकित चित्र। अब हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्धारण करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कोई एक लूप है, आयताकार लूप, इस प्रकार से आयताकार लूप है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहा है। चलो मान लेते हैं एक आयताकार लूप है जो एक चुंबकीय क्षेत्र B पर घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो इस आयताकार लूप जो चुंबकीय क्षेत्र पर घूर्णन करेगा, आयताकार लूप, चलो मान लेते हैं ये लूप किसी क्षण t पर थीटा कोण पर, t पर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है और इसको एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कराते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाय टी। सो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम एक समान कोणीय वेग थीटा से इसको घूर्णन करा रहे हैं। तो अब इसके पृष्ठ पर, इस कुंडली के पृष्ठ पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यदि थीटा है, यदि इसके कुंडली पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स थीटा प्राप्त होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल
प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम अनुसार से E इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। मान लो फ्लक्स फाई है तो इस प्रकार से आपको मिलेगा डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या होता है, तो फाई बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और इसके क्षेत्रफल से आपको प्राप्त होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यदि B और मान लीजिए किसी थीटा पर है तो बी ए कॉस थीटा आपको मिलेगा। ओके, तो फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू आपको मिल गया बी ए कॉस थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मिल जाएगा। चलिए इसको करेंगे तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी ए कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी, सो E इक्वल टू डी बी ए कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। तो E माइनस बी ए कॉमन निकाल लें तो डी कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। अब इसी का अवकलन करेंगे तो E इक्वल्स टू माइनस बी ए कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन और ओमेगा टी का अवकलन होता है ओमेगा। सो आपको मिलेगा E माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर मान लो इस आर्मेचर में फेरों की संख्या n है तो विद्युत वाहक बल E बराबर होगा n टाइम्स बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू अचर राशि है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखा जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर आपको मिला, इसको हम कैपिटल में ले लें तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपको प्राप्त होता है। तो ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल हेतु व्यंजक। चलिए 3B में क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, उचित संबंध जोड़ना है। अनुनादी आवृत्ति, गुणवत्ता गुणांक, प्रत्यावर्ती धारा, प्रतिबाधा। तो अनुनादी आवृत्ति ये है 1/√LC, ये वाला है, तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद गुणवत्ता गुणांक, तो ये होता है ये इसका सही आंसर डी है। प्रत्यावर्ती धारा ये होता है I sin ओमेगा टी, और प्रतिबाधा ये वाला आपको मिल जाएगा, तो ये इसका सही आंसर है। फिर चौथा ए क्वेश्चन है 4A में, समताप मंडल की ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत मानव जीवन के लिए निर्णायक होता है, क्यों? तो ओजोन परत जो है वो 30 से 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है समताप मंडल में, 20 किलोमीटर के पट्टी में उपस्थित होता है। उसमें सूर्य या बाहर से आने वाले सूर्य या अन्य किरणों से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद आगे आने नहीं देता है। तो पराबैंगनी किरणें क्या होता है, मानव जीवन, पेड़ पौधे, जीव जंतु के लिए बहुत हानिकारक होता है, उससे ये सुरक्षित देता है। तो इस प्रकार से ओजोन परत जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, अब इसमें 4C का क्वेश्चन है, एक्स किरणों की उपयोग लिखना, महत्वपूर्ण उपयोग लिखे हैं। तो ये एक्स किरण का उपयोग हम लोग क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में बहुत इसका उपयोग होता है। अब एक्सरे मशीन से टूटे हुए हड्डी का पता लगा लेते हैं। एक्सरे से कैंसर जैसे बड़े बीमारियों का इलाज होता है। तो ये इसका आंसर है, इसको इसके साथ कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है 4B का, एक रेडियो 10 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज बैंड की स्टेशन से स्वरित हो सकता है, तो संगत तरंग दैर्ध्य बैंड ज्ञात कीजिए। तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्ब्डा इक्वल टू C/ν। लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य बराबर प्रकाश की चाल विकिरण की चाल बटे आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो सबसे पहले ये दिया हुआ है इसकी आवृत्ति दिया हुआ है पहले का ν1, अगर हम देखें तो 10 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, या इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, और दूसरी का आवृत्ति ν2 दिया हुआ है
15 मेगाहर्ट्ज या होगा 15 गुणित 10 के घात 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहां से हम पहले का तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 यानी c बाय μ1 करें। c की वैल्यू होता है 3 गुणित 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर है 10 गुणित 10 के घात 6 बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 एक कटेगा 10 यानी 30 बचेगा, 30 मीटर। फिर लैम्डा 2 अगर निकाले तो c अपॉन μ2, तो इसका मान है 3 गुणित 10 के घात 8, ये हो गया 15 गुणित 10 के घात 6, तो ये हो जाएगा आपका 300 बटे 15 या 20 मीटर। तो तरंग दैर्ध्य रेंज इसका हो जाएगा 20 मीटर से 30 मीटर तक का होगा। ओके, इसे स्टार्ट कर लीजिए। इसको का पहला है परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं, इसके दो लाभ देखिए। तो दूरदर्शी दो प्रकार के होता है, एक अपवर्तक दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी जिसमें अपवर्तन की घटना होती है, यानी लेंस से बना हुआ अवतल उत्तल लेंस से बना हुआ दूरदर्शी को अपवर्तक दूरदर्शी कहेंगे। परावर्तक दूरदर्शी जिसमें गोली दर्पण का उपयोग और समतल दर्पण का उपयोग करके बनाया जाता है, उसको हम परावर्तक दूरदर्शी कहेंगे। ये दूरदर्शी जो होता है आकाशीय दूरदर्शी के समान ही होता है, इसमें भी दो लेंस की जगह 2 दर्पण का उपयोग करते हैं, बेलनाकार दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग करके बनाया जाता है, उसको हम कहेंगे परावर्तक दूरदर्शी। तो इसमें से एक दूरदर्शी आपके दिखाई जा रहा है, गैसीग्रेनियम दूरदर्शी है, एक न्यूटनी दूरदर्शी होता है जो परावर्तक दूरदर्शी है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये चित्र। अब इसका लाभ अगर देखें तो परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी से ज्यादा लाभदायक है। कारण यह है कि इसमें जो वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। वर्ण विपथन क्या होता है, जैसे किसी लेंस में सूर्य प्रकाश को लाएंगे तो सूर्य प्रकाश आने के साथ ये लेंस में इसकी फोकस दूरी अलग अलग हो जाता है, क्योंकि अगर हमको ये देखा जाए तो μ-1 1/r1 -1/r2 लेंस निर्माता सूत्र से देखें तो फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, तो अलग अलग रंगों के लिए फोकस दूरी भी अलग अलग होगी। तो इस कारण से जो यहाँ पे कोई भी चित्र रहेगा, उधर फोकस में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो अलग अलग जगह पर बनता है, यानी अलग अलग रंगों की प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता है। इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। तो इस दर्पण का उपयोग करेंगे तो ये वर्ण विपथन नहीं होता है। दूसरा, दर्पण का व्यास अधिक होता है, इसलिए इसके विभेदन क्षमता और आवर्धन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और चूंकि ये दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, लेंस तो है नहीं, इसलिए ये सस्ता होता है। तो ऐसे करके इसका आंसर होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि को समझाइए। तो ऊर्जा हानि ऐसे ट्रांसफार्मर में 5 प्रकार की ऊर्जा हानि होती है। इनमें देखिए तो सबसे पहला है लौह हानि यानी ट्रांसफार्मर का जो मुख्य भाग होता है क्रोड जो बना होता है वो लोहे का बना होता है। तो लोहे का बना होता है और उसके ऊपर में कुंडली लपेटी जाती है। कुंडली लपेटी के कारण दोनों प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा होने के कारण इसका धारा की दिशा बदलती जाती है, जिसके कारण से क्रोड पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भंवर धारा जो है मुख्य मान को प्रभावित करता है। तो इसमें ऊर्जा का कुछ भाग भंवर धारा के कारण हानि होता है, इसी को कहते हैं लौहास। इसको दूर करने के लिए क्रोड को पटलित किया जाता है। एक पट्टी के समान एक पट्टी रखेंगे, उसके ऊपर में कुछ अलग पदार्थ रखेंगे, विद्युत के कुछ अलग, फिर दूसरा पट्टी रख के ऐसे क्रोड को बनाया जाता है, तो जिससे भंवर धारा कम हो जाती है। फिर उसके बाद है ताम्रहास। तांबे का बना हुआ कुंडली होता है, आर्मेचर में तांबे का कुंडली बना होता है। तो ये कुंडली जो है इसमें प्रतिरोध होता है, तांबे में प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध को हम कम नहीं कर सकते, तो उसके कारण से जूल प्रभाव के कारण इसमें से कुछ ऊर्जा हास गर्मी के हीट के रूप में, उष्मा के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं ताम्रहास। और इसको दूर करने के लिए कॉपर वायर को, थोड़ा मोटा कॉपर वायर का उपयोग कर देते हैं, तो थोड़ा सा दूर हो जाता है। अब है सेतिल्यहास। सेतिल्यहास क्या होता है, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा होने के कारण धारा की दिशा निश्चित नहीं होती है, इसलिए क्रोड जो है कभी चुंबकित और विचुंबकित होते रहता है, जिसके कारण से कुछ ऊर्जा का भाग
कुछ ऊर्जा जो है वो हानि हो जाती है, जिसको हम कहेंगे स्थैतिक ह्रास। इस स्थैतिक ह्रास को दूर करने के लिए जो लोहे का क्रोड होता है उसका नरम लोहे के क्रोड से बनाया जाता है। फिर उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। हम यही मानते हैं संपूर्ण प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में प्राप्त हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में कुछ गैप्स हो जाते हैं, जिसके कारण से कुछ चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण होता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए एक कुंडली प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही दूसरे कुंडली को द्वितीयक कुंडली को लपेटा जाता है, तो इस प्रकार से ये ठीक होता है। चलिए अब लास्ट है क्रोड का कंपन। क्रोड का कंपन क्या होता है? अधिक हाई वोल्टेज आने के कारण कभी आप ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर के पास में जाएंगे तो उसमें एक अलग से आवाज आती हुई सुनाई देती है। ठीक है, तो ये क्रोड का कंपन है, क्योंकि हाई वोल्टेज आने के कारण उसमें वाइब्रेशन हो जाता है, जिसमें ध्वनि के रूप में ऊर्जा ह्रास होती है। तो इसको दूर करने के लिए इसको एक विशेष प्रकार के आयल के अंदर डुबा के रखते हैं ताकि उसका कंपन कम हो सके। तो ये है ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा ह्रास। आई होप आज आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।